हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, नमस्ते, जय श्री राम। बहुत बढ़िया भाई। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा। बहुत बढ़िया भाई। देखो, लास्ट की क्लास में मैंने आप लोगों को समतापीय प्रक्रम में या समतापी प्रक्रम में ऊष्मा, एंथैल्पी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी और कार्य के बारे में बताया था भाई, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज जो और अन्य पद हैं, ठीक है, आज जो और अन्य पद हैं उनके बारे में मुझे बताना है कि भाई कार्य जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो भाई आई होप सभी आ गए होंगे। अब शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की भाई। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की कि भाई यहां से हमें शुरू करना है, चालू करना है। अब मैं 1 मिनट के लिए कमेंट बंद कर रहा हूं बेटा। समतापी प्रक्रम तो हो गया। अब बात करेंगे यदि हमारे पास समदाबी प्रक्रम हो तो समदाबी प्रक्रम में हम किस प्रकार से जो है कार्य को कैलकुलेट करेंगे। तो कार्य हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट हो गया अभी। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई समदाबी प्रक्रम में, समदाबी प्रक्रम में, ठीक है, चाहे आपके पास प्रक्रम उत्क्रमणीय हो और चाहे आपके पास प्रक्रम अनुत्क्रमणीय हो। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि यहां पर बहुत बेसिक सी बात है। हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम, और एक हमारे पास क्या हो गया बेटा जी, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। क्योंकि हमें एक बार पता होना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो बेटा, जो हमारे पास कार्य का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के पी एक्सटर्नल और डीवी, राइट। और यहां पर भी क्या होगा बेटा, W बराबर माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू में डीवी। अब क्योंकि हमें यह बात पता है कि प्रक्रम जो है हमारे पास कैसा है बेटा, प्रक्रम हमारे पास समदाबी है और समदाबी प्रक्रम में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो अगर उत्क्रमणीय प्रक्रम है और हम यहां पर समाकलन करें V1 से V2, और यहां पर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में हमें समाकलन करना नहीं, डायरेक्ट लिखना है, तो बेटा W का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस के पी एक्सटर्नल, ठीक है, माइनस के पी एक्सटर्नल, और यहां पर आप डेल्टा V कर दोगे ऐसे, या इसको लिख सकते हो बेटा जी माइनस के पी एक्सटर्नल, या भाई V2 माइनस के V1, ऐसे कर सकते हो आप। अब यहां पर देखो बेटा, अब क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस के पी एक्सटर्नल बाहर आ गया, और यहां पर डीवी का आपको क्या करना है बेटा जी, समाकलन करना है V1 से V2 तक, जो बराबर होगा माइनस के पी एक्सटर्नल। यहां पर डीवी का जब हम समाकलन करेंगे तो V आएगा बेटा, और लिमिट क्या आएगी, V1 से V2। जब आप लिमिट रखोगे तो माइनस के पी एक्सटर्नल V2 माइनस के V1 समान ही सूत्र आएगा, मतलब बिल्कुल डिटो सूत्र आएगा। यानी समदाबी प्रक्रम में हमें यह याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि फॉर्मूला कौन सा है, क्योंकि चाहे वो हमारे पास उत्क्रमणीय प्रक्रम हो और चाहे हमारे पास अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो, उसमें बेटा जी हमारे पास फॉर्मूला सेम ही आ रहा है। हमें अगर किसी बात का ध्यान रखना है तो सिर्फ ध्यान यह रखना है कि भाई अगर हमारे पास दाब जो है वायुमंडल में दे रखा है, आयतन अगर लीटर में दे रखा है, तो बस एक बात ध्यान रखनी है कि एक एटीएम लीटर जो होता है, एटीएम लीटर, वो 101,325, भले ही आप 325 से गुणा करो या ना करो, है ना, 101 जरूर याद रखना कि 101 से गुणा करके ही आंसर आएगा जूल में। और यदि बेटा जी एक बार लीटर दे रखा हो तब आपको 100 से गुणा करना है, डिट्टो, ठीक है, 100 से गुणा करके वो जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे फटाफट बताइए भाई कमेंट बॉक्स में किस किस को जो है ये बात समझ में आ गई कि उष्मादाबी प्रक्रम में, उस समदाबी प्रक्रम में इस प्रकार से कार्य जो है कैलकुलेट किया जाता है। बोलो भाई, हो गया क्या? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया भाई। ओके डन। तो ये था बेटा समदाबी प्रक्रम। अब हम बात करेंगे बेटा जी समदाबी प्रक्रम में कृत कार्य, ठीक है। जैसे हमने समायतनिक, सॉरी, तो हम करेंगे भाई समायतनिक कह लो या आइसोकोरिक। इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रक्रम में कृत कार्य, समायतनिक या आइसोकोरिक प्रक्रम में कृत कार्य, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा बेटा, प्रक्रम चाहे हमारे पास ये रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ठीक है, चाहे आपके पास रिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल, फॉर्मूला अगर कहीं चेंज हो रहा है तो वो समतापी प्रक्रम में ही हो रहा है, बाकी कहीं चेंज ही नहीं हो रहा। अब हम जो बेसिक फॉर्मूला जानते हैं कार्य का, वो होता है माइनस के एक्सटर्नल प्रेशर और इनटू में डीवी, ठीक है। अब क्योंकि प्रक्रम कैसा है, क्योंकि प्रक्रम कैसा है बेटा जी, प्रक्रम है हमारे पास आइसोकोरिक या समायतनिक। अब समायतनिक का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम क्या हो गया बेटा जी? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम में परिवर्तन कितना हो गया बेटा? जीरो। अगर वॉल्यूम में परिवर्तन ही जीरो हो गया, वॉल्यूम में परिवर्तन ही जीरो हो गया, तो फिर तो डीवी का मान जीरो रखोगे तो पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा बेटा? जीरो के बराबर। तो जो कृत कार्य होगा बेटा वो जीरो होगा। ध्यान रखना, कभी भी आप लोगों से अगर समायतनिक प्रक्रम में कार्य पूछे और वो डेटा दे दे तो आप वहां पर टाइम वेस्ट मत करना क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। सिंपल एक बात ध्यान रख लेना, समायतनिक प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। सॉल्व नहीं करना है, बट डब्ल्यू का मान जीरो होता है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात याद रहेगी। फटाफट बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों ने क्लियर कर लिया? यस और नो बोले भाई, क्या आप लोगों ने क्लियर कर लिया बेटा? हो गया भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत सही। अब देखो बेटा आगे, अब देखो बेटा आगे, अब जरा देखो बेटा क्या होता है। गैस का मुक्त प्रसार, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, या इसका और भी एक मतलब होता है निर्वात के विरुद्ध गैस द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। या भाई वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब समझते हो निर्वात, ठीक है। ध्यान रखना भाई, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, कि भाई वैक्यूम हो गया, और वैक्यूम का अर्थ होता है जहां पर
दाब ही नहीं होता, एक्सटर्नल दाब 0 होता है, इसी को हम वैक्यूम कहते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास क्या हो गया, एक सिलेंडर है बेटा, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब इसके अंदर जब गैस भरी होगी बेटा, गैस का कोई ना कोई प्रेशर भी होगा, गैस का कोई ना कोई प्रेशर भी होगा, और मैंने मान लिया कि ऊपर जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर वो 0 है, तभी तो हम कहेंगे कि भाई यहां पर निर्वात की स्थिति है। अब यहां पर जब गैस मौजूद है तो भाई कोई ना कोई गैस का प्रेशर जरूर होगा, कोई ना कोई प्रेशर का गैस जरूर होगा। अब अगर देखा जाए प्रेशर का जो मूवमेंट है वो मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको, वो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। मतलब आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था बेटा कि जब कभी भी किसी टायर से टायर की वॉल्व को हम पिन करते हैं तो वहां पर की आवाज आती है, जबकि टायर के बाहर भी हवा है और टायर के भीतर भी हवा है, पर टायर के भीतर से ही हवा बाहर क्यों निकल के जाती है? उसके पीछे कारण होता है कि जो गैस का टायर होता है उसके अंदर जो दाब होता है वो ज्यादा होता है और बाह्य दाब होता है एक वायुमंडल। तो इस वजह से जो है बेटा गैस जो है टायर से निकलकर बाहर निकल जाती है। अगर हम कभी कील वील चुभा देते हैं या भाई वो वॉल्व जो होती है टायर की उसको दबा देते हैं तो आवाज आती है, मतलब हवा बाहर निकल रही है। तो सेम यहां पर भी क्या कि जब कोई गैस है तो इसका मतलब यहां पर तो कोई ना कोई दाब होगा, पर यहां पर दाब क्या हो गया 0, और प्रेशर का मूवमेंट कैसा है हाई से लो। तो इस पिस्टन को हमें लेके नहीं जाना, हमें इसको लेके जाने के लिए हीट भी नहीं देनी, ये पिस्टन अपने आप जो है ऊपर की तरफ चलने लगेगी, जिसी को बोलते हैं हम लोग फ्री एक्सपेंशन, मतलब मुक्त प्रसार। इसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं बेटा? हम मुक्त प्रसार बोलते हैं कि भाई फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। अब मुझे चेक करना है कि भाई इस टाइम पर गैस ने कितना काम किया। तो आप लोग देखोगे जो हमारे पास कार्य का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, वो होता है माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू में डीवी। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर का मान अगर 0 है तो भाई 0 गुना डीवी करोगे तो ओवरऑल मान तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये बात भी ध्यान रखना कि निर्वात में गैस द्वारा किया गया कार्य भले ही कुछ भी मान दे रखा हो, जिस विकल्प में 0 दे रखा हो आपको वही टिक करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई, निर्वात में या निर्वात के विरुद्ध ठीक है, निर्वात के विरुद्ध गैस द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, अब भाई फटाफट बताओ मुझे, क्या आप लोगों ने यहां तक छाप लिया बेटा? क्या आप लोगों ने यहां तक छाप लिया? यस और नो? क्या आप लोगों ने यहां तक छाप लिया? जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है, अब देखो बेटा, अब है चक्रीय प्रक्रम में करत कार्य। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम में करत कार्य। देखो बेटा, पहले तो ये समझेंगे चक्रीय प्रक्रम क्या होते हैं। चक्रीय प्रक्रम ना वो प्रक्रम होते हैं जहां पर किसी भी निकाय की एक अवस्था होती है, वो बदलती है और घूम फिरकर फिर उसी अवस्था पे अगर आ जाए तो उस प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इतना टफ है चक्रीय प्रक्रम कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। जैसे ध्यान रखना, अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये ग्राफ दे रखा है पी वर्सेस वी का, पी वर्सेस वी का, तो यहां पर मैंने बेटा जी क्या करा, एक ऐसे ये बना दिया चतुर्भुज। ठीक है, ए से बी, बी से सी और सी से डी और वापस आप कहां पर आ गए ए पर। तो ये जो है बेटा किसके उसमें आ गया, ये आ गया हमारे पास चक्रीय प्रक्रम में।
अगर हमारे पास कभी कभी कैसा दे रखा होगा, यहां पर लिखा होगा P, यहां पर लिखा होगा V, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, A से B, B से C और C से फिर A। फिर हमारे पास ये भी हो सकता है भाई, यहां पर लिख दिया P और यहां पर लिख दिया V, यहां पर हमारे पास वर्ग हो सकता है, वर्ग A से B, B से C और C से D, ऐसे बेटा ये हो सकता है। और भाई एक आएगा हमारे पास, मान लो ऐसे भी हो सकता है कि यहां पर मैंने लिखा P और यहां पर लिखा V और यहां पर मैंने गोला बना दिया। तो चक्रीय प्रक्रम में कृत कार्य कैलकुलेट करने पर आप परेशान मत हो जाना है, मैं आपको गारंटी देता हूं, बात बताता हूं कैसे। ध्यान रखना है बेटा, चक्रीय प्रक्रम में कृत कार्य बराबर होगा वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल। अब जैसे भाई अगर मैं इसकी ये कह देता हूं कि ये है लेंथ और ये है ब्रेड, तो बेटा आपको पता है ना कि वर्ताकार चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ गुणा LB, मतलब लेंथ गुणा ब्रेड। और आपको ये भी पता होगा कि ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आपके पास वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है A², यानी कोई भी एक भुजा उसका वर्ग कर दो। और बेटा अगर कोई गोला आ गया तो गोले का मतलब हो गया हमारे पास πr²। तो πr² से आप यहां से रेडियस निकाल लोगे, इसकी जो भी दूरी होगी वो ग्राफ में बनी होगी, तो भाई आपका आंसर तो निकल जाएगा, ये मेरी गारंटेड है। क्योंकि अगर आप यहां पर एरिया का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो एरिया मतलब लेंथ गुणा ब्रेड, यहां पर बेटा अगर एरिया निकालना चाहते हो तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब बेटा यहां पर अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, A², और यहां पर एरिया अगर निकालना चाहते हो तो हमारे पास πr²। सारी बात आप ध्यान रखोगे, मुझे पता है, पर ध्यान रखना कि यहां पर जो ग्राफ है वो जो प्रेशर है वो किस चीज में दे रखा है। अगर मान लो प्रेशर ऐसा यूनिट में दे रखा है जैसे पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और आयतन जो है मीटर क्यूब में दे रखा है, तब तो समझना कि जो आंसर आ रहा है वो सीधा SI में आ रहा है, जूल में ही आ रहा है। बट अगर दाब दे रखा हो बेटा वायुमंडल में ATM में, आयतन दे रखा हो लीटर में, तो समझना कि जो भी आप फॉर्मूला निकालोगे वो ATM लीटर में निकलेगा, और 4 अगर विकल्प दे रखे होंगे वो जूल में दे रखे होंगे। तो आप समझ जाना कि आप लोगों को ATM लीटर को किस प्रकार से जूल में कन्वर्ट करना है। अब मुझे फटाफट बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में, क्या कृत कार्य के भीतर, कृत कार्य में तुम एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, कृत कार्य में, सॉरी चक्रीय प्रक्रम में क्या कृत कार्य कैलकुलेट कर सकते हो, हां या ना, यस और नो बेटा फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, बहुत अंदर फटाफट बताइए बेटा। हैप्पी डॉक्टर्स डे बेटा। ठीक है भाई, बिल्कुल बढ़िया। एक बात और ध्यान रखना, किसी भी चक्रीय प्रक्रम के लिए, ये मैंने पहले भी लिखवाई होगी, अब फिर से बता रहा हूं, चक्रीय प्रक्रम के लिए अवस्था फलनों का नेट परिवर्तन शून्य होता है। मतलब अगर आपको कोई चक्रीय प्रक्रम दे रखा है बेटा, है ना, चक्रीय प्रक्रम दे रखा है, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां के लिए जितने भी अवस्था फलन है, जैसे डेल्टा U, चाहे डेल्टा H, चाहे डेल्टा G, चाहे डेल्टा V, कोई भी अवस्था फलन हो, या डेल्टा S, सबका मान आपका 0 होगा चक्रीय प्रक्रमों के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो, लिख लिया भाई, बोलो बेटा,
क्या आप लोगों ने छाप लिया? अगर छाप लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। जीरो है बेटा, कैलकुलेट करने ही नहीं है, हमें पता है ना चक्रीय प्रक्रम के लिए। और अभी ना अभी डी और डीएच का एक कैलकुलेट करने का एक पूरा एक अलग टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। तो अभी मैं डीएच और डीयू की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहां से डीएच और डीयू वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कैलोरीमीटर से डीयू और डीयूएच वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, आपसे पहले मुझे पता क्या करवाना है, ठीक है? और तुम्हारा गलत मैं होने नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, अब यहां पर समझिएगा बेटा, मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूं बेटा, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम कह दोगे कि हमने लिख लिया तभी मैं आगे बढ़ता हूं, उससे पहले तो मैं तो पूछता हूं कि छापा कि नहीं छापा। ओके, एक और क्वेश्चन आता है बेटा नीट के अंदर, और वो कैसे क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे वक्रों को देखकर यह पहचानना कि कहां पर कार्य अधिक हुआ है। वक्रों को देखकर यह पहचानना कि कहां कार्य अधिक हुआ है, ठीक है? वक्रों को देखकर यह पहचानना कि कहां पर कार्य अधिक हुआ है। बेटा मैंने डीपीपी सॉल्यूशन के लिए बात कर ली है, बोल दिया है, मैंने रिकॉर्डेड दे रखे हैं, ठीक है? शायद आज सारे लग जाएंगे एक साथ क्योंकि मैंने सारे करके दे रखे हैं। बस एक पहला चैप्टर था मूल अवधारणा, जिसका मैंने पिछले साल नहीं किया था। मतलब पिछले साल क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं पूरी बात। ये होता था कि भाई हम लोग जो है जब भी डीपीपी बनाते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस पहले से ही बन जाते हैं, तो जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हम डीपीपी के सारे क्वेश्चन सारे रिकॉर्ड कर देते हैं पहले से ही, ठीक है? ये हुआ करता था। अब जैसे क्या होता है कि बेटा जब हम हिंदी मीडियम में आ रहे थे लेकर, तो हिंदी मीडियम का मटेरियल ढूंढना, हिंदी मीडियम के साथ हमारा पूरा का पूरा टाइम तो सिर्फ मटेरियल ढूंढने में, पीपीटी बनाने में, उनको समझने में। और आपको भी पता है कि मतलब लास्ट ईयर मेरी हिंदी उतनी अच्छी भी नहीं थी, ठीक है? तो हमारा मैक्सिमम टाइम उधर चला जाता था। लेकिन फिर इस बार क्या हुआ था कि हमने सोचा कि यार इस बार ऐसा प्लान करते हैं कि इस बार जो बैच स्टार्ट करेंगे उस बैच से पहले ही हम अपनी रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, ठीक है? तो उसमें एक आध टॉपिक ही था, मोल कॉन्सेप्ट, और एक दो टॉपिक होगा शायद जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी होगी, जो मैंने अभी अभी करी एकदम रिसेंटली। पर बाकी मैंने सारी रिकॉर्डिंग करके दे रखी है। मैंने मैम को आज बोल भी दूंगा, जो बैच मैनेजर होंगे या टीम जो हमारी होगी उसको मैं बोल दूंगा कि मेरे सारे के सारे जितने भी डीपीपी जा रही हैं उनके साथ साथ आप सारे लेक्चर मेरे वाले भेज दो, ठीक है? मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे वाले भेज दो। अब देखो बेटा, वक्रों को देखकर यह पहचानना कि कार्य कहां अधिक हुआ है, कहां कार्य अधिक हुआ है। देखिए बेटा, आप लोगों को एक बात समझनी है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बेटा आता ही आता है, मतलब कई बार आया हुआ है। तो इधर P लिखा हुआ, इधर V लिखा हुआ है। अब यहां पर जो है ऐसे दो लाइन बनी होगी, ऐसे दो लाइन बनी होगी, ठीक है? तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है बेटा जी, A पॉइंट, ये हमारे पास क्या है B पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है C पॉइंट। हो सकता है क्योंकि खुला ग्राफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये ग्राफ वो वाला हो गया, क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रक्रम का हो गया। चक्रीय प्रक्रम का नहीं है, क्योंकि ये तो खुला ग्राफ है। चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, बंद ग्राफ होता है। अब भाई हो सकता है कोई और बिंदु भी हो डी, हो सकता है कोई बिंदु ई भी हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी आपके सामने ऐसा वक्र आ जाए और आपको यह पहचानना हो कि भाई कहां पर कार्य ज्यादा हुआ है, तो ध्यान रखना बेटा, ऐसे जो हमारे पास वक्र होंगे उनमें जो वर्क डन होगा बेटा, वर्क डन करत कार्य, वो एरिया अंडर द कर्व होगा, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मतलब जो भी आपने को लाइन दिख रही है उसके नीचे का क्षेत्रफल आपको आभास करना है कहां पर ज्यादा होगा। तो मैंने देखा, अगर मैं ए और सी की बात करता हूं तो ए और सी का जो एरिया है वो तो यही वाला है बेटा, क्या देख लो आप, यही वाला, अगर आप यही होगा ना एरिया, ए और सी के नीचे तो का एरिया अंडर द कर्व। लेकिन जब मैं ए बी की बात करूंगा, ए बी की बात करूंगा, तो ए बी में एरिया अंडर द कर्व, ए और बी पॉइंट को देखो और उसके नीचे का सारा क्षेत्रफल ले लो, तो उसमें कहीं ना कहीं ये वाला एरिया तो बेटा जुड़ेगा ही ना भाई, ये वाला एरिया तो क्या हो जाएगा उसमें और जुड़ेगा ही। तो अगर ये एरिया इसके अंदर जुड़ रहा है
तो ज्यादा एरिया कहां पर हुआ बेटा, कौन से लाइन के नीचे एरिया ज्यादा होगा, ए बी के या ए सी के। तो आप कहोगे सर जी यहां पर हमारे पास ए बी के नीचे ज्यादा एरिया है, तो ए बी वाला, ए बी के नीचे मतलब पूरा ये भी माना जाएगा, उसमें ये भी इंक्लूड करा जाएगा, जहां तक ये एक्सेस सारा माना जाएगा ये, ठीक है, ए बी वाला सारा माना जाएगा, ये ध्यान रखना। तो भाई हम कहेंगे जो ज्यादा कार्य होगा वो क्या होगा, हमारे पास ए बी जो है, ए बी वाले वक्त उसमें प्रक्रम में ज्यादा कार्य होगा ए सी से। तो इस तरह से जो है आप लोग ग्राफ को देखकर करेक्ट आंसर कर सकते हो। अब फटाफट बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, क्या ये बात हो गई, यस और नो, फटाफट बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में, क्या ये बात हो गई। इसको छाप लो बेटा फटाफट। डन, यस। अब देखते हैं बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम में करत कार्य, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में करत कार्य। देखो बेटा अब हमारे पास नया टॉपिक आ गया, हम कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम में करत कार्य, करत कार्य, रुद्धोष्म प्रक्रम में करत कार्य, या कह सकते हैं आप वर्क डन इन एडियाबैटिक सिस्टम या एडियाबैटिक प्रोसेस, सॉरी। अब देखो बेटा जैसे ही कभी किसी क्वेश्चन में रुद्धोष्म प्रक्रम आ जाए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में रुद्धोष्म प्रक्रम आ जाए, तो सबसे पहला नियम क्या था, जब मैं आपको विभिन्न प्रकार के प्रक्रम पढ़ा रहा था तो उन प्रक्रमों में मैंने एक बात लिखी थी बेटा, अगर आपको याद हो, रुद्धोष्म प्रक्रम वो होता है जिसमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता। मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम में जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है वो हम जीरो मानकर चलते हैं। क्या चलते हैं बेटा, जीरो प्रक्रम। चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम है, ध्यान रखना बेटा, रुद्धोष्म प्रक्रम है, इसलिए dq का मान क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और हम जानते हैं ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से dq का सूत्र होता है du माइनस के w। तो बेटा अब क्योंकि dq का मान जो है जीरो है, इसका मान कितना हो गया, जीरो है, हम जानते हैं ये बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इधर जीरो बराबर क्या हो जाएगा, du माइनस w। अब w अगर इधर आ जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, du बन जाएगा। बना कि नहीं बना बेटा du। यानी हम कहेंगे भाई एक पहला पॉइंट तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम में, नोट पॉइंट देखना बेटा क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम में, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में कृत कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब जरा चलो ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम बेटा ये भी जानते हैं कि मैंने आपको ना कुछ सूत्र करवाए थे और परमानेंट ये भी बोला था बेटा कि अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो मन में कम से कम 4-5 बार, या आप बोल के भी जल्दी जल्दी कि du बराबर किसके होता है, dh बराबर किसके होता है। तो आप कहोगे सर जी du जो है, du बराबर आपने पढ़ाया था कि du बराबर होता है NCV dt के बराबर। मैंने कहा बिल्कुल यही होता है।
तो W बराबर आ गया बेटा जी एन सीवी dt के बराबर, पढ़ाया था मैंने, जहां पर आंतरिक ऊर्जा और ये सब पढ़ाई थी। अब ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है एन सीवी dt। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, चाहे आपके पास प्रक्रम यहां पर उत्क्रमणीय हो और चाहे अनुत्क्रमणीय हो, अगर उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय, तो आपको समाकलन करना पड़ेगा और टेम्परेचर T1 और T2 लिमिट रखनी पड़ेगी। तो फिर बाद में जब लिमिट रखोगे तो T2 माइनस T1 ही आएगा। और यदि आप डायरेक्ट dt की जगह पर डेल्टा टी कर देते हो, मतलब प्रक्रम को आपने क्या मान लिया, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम मान लिया, तब भी आपको T2 माइनस T1 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से जो सूत्र आएगा भाई, यहां से जो सूत्र आएगा वो सूत्र क्या होगा कि कृत कार्य बराबर आएगा एन सीवी डेल्टा टी, या W बराबर आ गया एन सीवी T2 माइनस T1। ठीक है भाई, किस किस को ये बात समझ में आ गई, यस और नो? किस किस को बेटा जी ये बात समझ में आ गई, फटाफट किस किस को ये बात समझ में आ गई दोस्तों? एनसीबी T2 माइनस T1 जो है हमारे पास फॉर्मूला आ गया इसका। सीवी जो होता है बेटा जी अलग अलग गैसों के लिए उष्माधारिता होती है, ठीक है, और वो मैं आपको बता भी दूंगा, वो आपको मैं बता भी दूंगा क्या क्या होती है, उसको आपको टेंशन नहीं लेनी। यस, हम लोग जानते हैं बेटा, देखो मैंने बताया पहले कि भाई उष्मागति का प्रथम नियम ये होता है dq बराबर du माइनस डब्ल्यू, और हम ये जानते हैं क्योंकि प्रक्रम रुद्धोष्म है और रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा परिवर्तन का मान कितना होता है बेटा, 0। तो जब dq का मान 0 हो जाएगा और इसको आप इधर ले जाओगे तो इसका मतलब हो गया कि कृत कार्य जो है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो गया। तो यहां से मैंने लिखा भी है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में कृत कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और हमने लास्ट वाली क्लास में यह भी पढ़ा था बेटा, ठीक है, हमने लास्ट वाली क्लास में यह भी पढ़ा था कि du का मान होता है एनसीवी dt के बराबर। तो du का मान मैंने यहां पर एनसीवी dt रख दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चाहे आप इसका समाकलन करो या चाहे कुछ भी ना करो, आप इसको डायरेक्ट डेल्टा टी भी लिख दोगे, तब भी T2 मतलब फॉर्मूला सेम ही आएगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने दोबारा भी रिपीट कर दिया, क्या आप लोगों को अब समझ में आ गया बेटा, यस और नो? क्या आप लोगों को अब समझ में आ गया? हाँ या ना का जवाब दो, नहीं तो इलाज करना पड़ेगा फिर तुम्हारा। हो गया भाई? अब देखो मेरी एक और छोटी सी बात, जो बात और ध्यान रखा हमें रखना है, और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हमें ध्यान नहीं रखना बहुत सारी बातों का, ठीक है, रखना है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं बहुत शांति से पढ़ा रहा हूं आज, जल्दबाजी नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल शांति से, ताकि आपको समझ में आए। चलो भाई, हमारे पास ना एक फॉर्मूला आ गया, W बराबर एन सीवी T2 माइनस T1। अब हमें यह समझना है कि जब गैस का प्रसार होगा तो तापमान में कौन सा परिवर्तन होगा, तापमान बढ़ेगा या घटेगा, हीटिंग होगी या कूलिंग होगी, या फिर मान लीजिएगा जब हमारे पास संपीड़न होगा, गैस को संपीड़ित करेंगे तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, है रुद्धोष्म प्रक्रम ही है। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का प्रसार और गैस का संपीड़न करेंगे और फिर जानेंगे कि जब ऐसा प्रक्रम में हम ये कार्य करते हैं या हमें ये प्राप्त होता है, उस टाइम पर गैस का तापमान बढ़ रहा होता है या बेटा घट रहा होता है, बहुत साधारण भाषा में।
तो हमने सबसे पहले कहा बेटा यहां पर कि भाई रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का प्रसार, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का प्रसार, गैस को आप प्रसारित कर रहे हो, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का प्रसार कर रहे हो आप, ठीक है, मान लेते हैं बात। अब जरा देखो बेटा, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का प्रसार, जब गैस प्रसारित होती है, समझना मेरी बात को, मान लो हीट तो हमने नहीं दी, क्योंकि हीट जब नहीं देंगे तभी तो हम क्या कहेंगे बेटा, रुद्धोष्म प्रक्रम। लेकिन जो गैस थी इसके भीतर, ये जो है अपने आप ही प्रसारित हुआ, ये अपने आप ही क्या हुआ, ये पिस्टन अपने आप ही ऊपर की तरफ चलने लगी और एक टाइम में यहां पर पहुंच गई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का प्रसार। और आपको मैंने बताया था कि जब कार्य सिस्टम करता है, अभी हमने इसको दबाया नहीं, गैस को संपीड़ित नहीं किया है, जब संपीड़न की बात आती है, गैस को दबाने की बात आती है, तो वो हम करते हैं, पर इस ढक्कन का ऊपर चलना अपने आप से होता है। जब ये अपने आप से हो रहा है, इसका मतलब गैस खुद काम कर रही है। और हम ये बात जानते हैं दोस्तों कि गैस अगर खुद काम कर रही होगी, है ना, सिस्टम अगर खुद काम कर रहा होगा, तो W का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का प्रसार, चूंकि प्रसार में, ठीक है भाई, निकाय कार्य करती है, निकाय कार्य हम नहीं कर रहे, हमें तो मिल रहा है, इसलिए W का मान नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब हमारे पास W का फॉर्मूला बेटा ये रहा, हमारे पास N मोलों की संख्या क्या होती है बेटा गैस की, हमेशा धनात्मक, CV का मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक। ये मान नेगेटिव कब हो सकता है, ये मान नेगेटिव तब हो सकता है, ये मान नेगेटिव कब हो सकता है, ये मान नेगेटिव तब हो सकता है जब T1 का मान बड़ा होगा और T2 का मान छोटा होगा। यानी T1 का मान मतलब बड़ा होने का मतलब है कि पहला तापमान बड़ा होना चाहिए, बाद का तापमान कम होना चाहिए। अगर T2 का मान छोटा हुआ, T1 का मान बड़ा हुआ, तभी तो बेटा ओवरऑल मान नेगेटिव बनेगा, क्योंकि गैस प्रसार हो रही है, W का मान नेगेटिव बनना चाहिए। नेगेटिव कब आ सकता है, कैसे आ सकता है, एक ही कंडीशन पे कि पहला तापमान ज्यादा होना चाहिए और दूसरा तापमान बेटा जी कम होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि प्रसार में निकाय कार्य करती है, W का मान नेगेटिव होना चाहिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का प्रसार। तो हम यहां पर पता क्या बोलेंगे, ठीक है भाई, नोट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, रुद्धोष्म प्रक्रम में, एक मिनट देना भाई, रुद्धोष्म प्रक्रम में, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस के प्रसार में तापमान में कमी आती जाती है। तापमान में कमी आती जाती का मतलब है कि भाई आपके पास यहां पर कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, गैस को आप कूल कर रहे हो, कूलिंग प्रोसेस हो रहा है। दूसरी तरफ देखो बेटा, दूसरी तरफ देखो, यहां पर दूसरी अवस्था में क्या लिखा मैंने, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का संपीड़न मतलब मैं गैस को संपीड़ित कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हुआ होगा भाई, कुछ ऐसा हुआ होगा कि भाई ऐसे कोई सिलेंडर होगा, ठीक है, ये उस पर मूवेबल पिस्टन लगी हुई है, और भाई इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसको दबाकर नीचे की तरफ ला रहे हैं। आपको याद होगा जब हम बेटा
किसी गैस को दबाते हैं तो कार्य हम कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहेंगे बेटा कि भाई गैस के संपीड़न में, गैस के संपीड़न में W का मान क्या होता है बेटा, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अब भाई W का मान धनात्मक कब हो सकता है, देखो N का मान तो धनात्मक है, CV का मान तो धनात्मक है, यदि T2 का मान T1 से बड़ा हो, और यदि T2 का मान T1 से बड़ा होगा तभी जाके धनात्मक रहेगा। तो हम यहां से एक बात समझे भाई, यहां से भी हम एक बात समझे नोट पॉइंट में, रुद्धोष्म प्रक्रम में, रुद्धोष्म प्रक्रम में, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस के संपीड़न में तापमान बढ़ता जाता है, या कह लीजिएगा मतलब बढ़ता जाने का मतलब हीटिंग होती रहती है, हीटिंग होती रहती है। मुझे बताइए भाई किस किस को यह बात समझ में आ गई, फटाफट बताइए बेटा किस किस को यह बात समझ में आ गई, यस और नो। किस किस को यह बात समझ में आ गई बेटा, जिस जिसको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा वो यस भी बोले, और इसको छाप भी लो फटाफट, छापना भी जरूरी है। डन, चलिए भाई बहुत बढ़िया, ओके डन। अब देखो बेटा, अब यहां पर देखो बेटा एक चीज आगे देखो क्या है। अब ना मैं सीपी और सीवी के बारे में कुछ और भी संबंध बताऊंगा जिसको हम पाइसन संबंध कहते हैं, पाइसन नियतांक कहते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, आप ड्रॉपर के बच्चों ऐसे हल्लू पल्लू तो हो नहीं। और सीपी और सीवी के मान भी बताऊंगा, ठीक है। फिर बाद में वो जो फॉर्मूला मैंने करवाया था वर्क डन का, उस वर्क डन के फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज भी करवाऊंगा कि भाई इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और जब हमें पता लग जाएगा भाई इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो क्वेश्चन कभी कभी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ध्यान रखना इस फॉर्मूले पे। पर यह जरूर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है अथवा कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है, हमें वो पार्ट पता होना चाहिए। तो देखो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, अब हम कहेंगे भाई पाइसन नियतांक के बारे में बात करेंगे और सीपी व सीवी के मानों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सीपी सीवी के मान वो भी विभिन्न प्रकार की गैसों के लिए, ठीक है भाई। इसको वैसे हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है, और ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम से आधारित होता है, लेकिन चलो मैं वहां पर इतना मतलब कंफ्यूज नहीं करना, मुझे सीधी सीधी बात, नो बकवास वाली बात है, ठीक है भाई। विभिन्न प्रकार की गैसों, विभिन्न प्रकार की गैसों के लिए सीपी तथा सीवी के मान तथा पाइसन नियतांक, पाइसन नियतांक गामा के मान, ठीक है भाई। तो भाई आप लोगों को मैं यहां पर दो संबंध बताऊंगा, ठीक है। दोनों संबंध में एक संबंध आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मेयर का संबंध या मेयर का रिलेशन, ठीक है, ये मैंने भी करवाया था, मेयर का
संबंध जो हमने पढ़ा था Cp माइनस सीवी बराबर आर, मुझे पता है तुम लोगों को याद होगा, Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। और एक हमारे पास क्या होता है बेटा, पाइसन संबंध, या कह लीजिए पाइसन नियतांक। ये क्या होता है, गामा बराबर होता है Cp बटे सीवी। गामा बराबर किसके हो गया बेटा, Cp बटे सीवी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आप कहोगे हाँ सर जी, इस बात तो हमें पता थी। अब आपको यह भी पता होगा बेटा, यहां से हमने एक बात प्रूव करी थी, Cp का मान Cv से सदैव ज्यादा रहता है। अगर आपको याद हो, ये नोट पॉइंट मैंने लिखवाया था, Cp का मान Cv से सदैव अधिक होता है। और वापस भी लिखवा दिया भाई, ये बात होती है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो गामा के बारे में, Cp बटे सीवी है। Cp जो है वो अंश है और Cv क्या है, हर है। मतलब Cp क्या है बेटा, न्यूमरेटर है, और Cv क्या है, डिनोमिनेटर है। अब क्योंकि Cp का मान सदैव Cv से बड़ा होता है और हमारे पास अंश अगर बड़ा हो Cv से, तो बेटा ये मान क्या होगा, एक से तो बड़ा ही होगा, है ना भाई, एक से तो बड़ा ही होगा। तो एक नोट पॉइंट ध्यान रख लेना बेटा, किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए गामा का मान, गामा का मान सदैव एक से बड़ा होता है। छापो भाई इसको, और जैसे आप लोग छाप लोगे, जैसे ही आप लोग छाप लोगे, वैसे ही फिर मैं उस फॉर्मूले को और अलग अलग तरीके से डिजाइन करवा के बताऊंगा कि भाई इस पर मोती लगाना है तो क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, हमारे पास ये जो फॉर्मूला था ना, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा चेंज करूंगा बेटा, और बहुत ध्यान से देखना बेटा वर्क डन का, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में कृत कार्य के विभिन्न फॉर्मूले, ठीक है, विभिन्न फॉर्मूले। देखो बेटा, हम लोग जानते हैं सबसे पहला फॉर्मूला था W बराबर, जो हमने अभी कैलकुलेट करा था, NCV T2 माइनस T1, राइट। NCV T2 माइनस T1, ये हमने भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करा था। परंतु आप लोग ये भी समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दो रिलेशन भी करवाए थे। हम लोग जानते हैं Cp माइनस सीवी बराबर क्या होता है बेटा, R, ये जानते हैं। यदि समीकरण को हम Cv से भाग कर दें, यदि इस समीकरण को Cv से भाग कर दें, करेंगे, करते हैं तो, क्योंकि गणित में अगर हम किसी समीकरण को भाग करते हैं किसी भी चीज से, तो दोनों साइड करना पड़ता है। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया बेटा, Cp बटा Cp था इधर, Cp को Cv से भाग करा, Cv को Cv से भाग करा, और R को बेटा जी Cv से भाग करा। अब Cp बटे Cv क्या बन गया बेटा, गामा, माइनस Cv क्या हो गया, 1 हो गया, और यहां पर आ जाएगा R बटे Cv। तो Cv का मान क्या आ गया बेटा, R गामा माइनस 1। R Cv का मान आ गया, R ये इधर चला गया और ये पूरा इधर आ गया, गामा माइनस 1। तो जब आप यहां पर रखोगे W बराबर N R गामा माइनस 1
T2 माइनस T1, ये भी सूत्र सही माना जाएगा। और W बराबर NR, अगर इसको आप 1 माइनस गामा करोगे, मतलब आपने माइनस चिन्ह इधर से कॉमन लेकर ऊपर पहुंचाया, तो ये T1 माइनस T2 हो जाएगा, ये सूत्र भी सही रहेगा। और आप लोग ये भी जानते होंगे बेटा, CV जो बराबर होता है, ध्यान से देखना भाई, इट्स इंप्लाइज टू, CV जो होता है वो CP माइनस R के बराबर होगा। अगर CV को इधर ले जाऊं, R को इधर ले जाऊं, तो CV बराबर होगा CP माइनस R। तो इस CV के स्थान पर CP माइनस R कर दूं तो W का फॉर्मूला होगा N CP माइनस R और फिर आपने T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये जो सारे सूत्र हैं, ये वाला सूत्र भी सही है, ये वाला सूत्र भी सही है, ठीक है, ये वाला सूत्र भी सही है और ये वाला सूत्र भी सही है। तो वहां पर क्या होगा बेटा, इनमें से 4 विकल्प जो दे रखे होंगे वे तो करेक्ट है, एक कोई ऐसा होगा जो इनकरेक्ट दे रखा होगा। तो हमें कम से कम ये पहचान हो जाएगी कि हमें कौन सा फॉर्मूला ये कहना है कि करेक्ट है अथवा कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। और कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस करे हुए, बिना पेन चलाए हुए वहां पर भी याद नहीं आएगी। तो प्लीज इसको एक बार इन चारों फॉर्मूले को छाप जरूर लो, भले ही इन पर न्यूमेरिकल आने के चांस कम हो, ठीक है, कम चांस होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन गामा वामा देख के आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, जब भी आप जानते हो कि नीट के पेपर में 1 मिनट ही मिलता है क्वेश्चन के लिए। लेकिन हाँ, यह जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है अथवा कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। क्या आप लोगों ने छाप लिया दोस्तों? यस और नो? क्या आप लोगों ने छाप लिया दोस्तों? बहुत बढ़िया, डन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब देखो भाई आगे। अब हमारे पास क्या है, विभिन्न गैसों के लिए, विभिन्न गैसों के लिए जो है हमें वो बताना है, सीपी और सीबी के मान बताने हैं विभिन्न गैसों के लिए। लेकिन उससे पहले मैं क्या सोच रहा हूं, क्वेश्चन कराऊं, जितने भी सारे प्रक्रम है पहले उससे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर लिखवाऊंगा लास्ट में, याद करने वाला पार्ट है। और आज मैं चेक कर ही लेता हूं तुम्हें। एक मिनट देना भाई रे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को नीट 2022 में आया हुआ है, ठीक है, ये आया हुआ है बेटा नीट, जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर मैं देख रहा हूं क्वेश्चन जो बनेंगे, है ना, नीट 2022, नीट 2022। अब नीट 2022 में आप लोगों को समझना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने कहा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, ठीक है भाई, कौन सा
कौन सा पीवी वक्र अधिकतम किए गए कार्य को दर्शाता है? किए गए कार्य को दर्शाता है। तो देखो बेटा, एक ग्राफ तो दे रखा ही है हमें, P और V। ठीक है, एक तो ये ग्राफ दे रखा है बेटा P और V का, और प्रक्रम पूछा है समतापीय है। फिर एक ग्राफ हमें दे रखा है भाई, कौन सा? P और V। समतापीय। फिर हमारे पास एक और वक्र है, P और V समतापीय, और एक और है P और V समतापीय। ठीक, A, B, C और D, ये चार विकल्प है। नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। करिए भाई इसको हल फटाफट, बताइए आंसर क्या होगा। हो गया भाई। मैंने कहा था कि जब कभी भी ऐसे ग्राफ आएंगे तो भाई वहां पर एरिया अंडर द कर्व, जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर आपको टिक मारना है। एरिया सबसे ज्यादा ए में है तो बेटा आपने ए को ही टिक किया होगा, और 69.95% बच्चों का आंसर करेक्ट है, जिसमें रोहित, नवनीत, आर्यन, रोहित, और ये आपका नरपट, सृजल, मनवेंद्र, शिवम, केशव और सुंबल। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्राफ, सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है बेटा जी? यहां पर है, तो इसको आप टिक करोगे ए को। दूसरी चीज क्या है कि पी और वी में ना ये समतापीय भी है, लेकिन ये समायतनिक भी है। देखो ध्यान से, आप ऊपर नीचे से ऊपर जाओगे, दाब बढ़ रही है, लेकिन आयतन तो स्थिर है, आयतन में तो कोई परिवर्तन आया नहीं। यानी ये समतापीय के साथ साथ समायतनिक भी है, और समायतनिक में कार्य कितना होता है? 0। तो इसको आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं। तो खैर, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको तो ये बताया गया है कि भाई एरिया अंडर द कर्व जहां पर अधिक होगा वो आपको टिक करना है। मान लिया आपने आंसर। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1 मिनट देना बेटा, अलार्म बज पड़ा। अरे ताऊ बंद हो जा। देख भाई, तो भाई अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। ठीक है, नीट 2020 में क्वेश्चन आया भाई। अब इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, है ना, इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा है किसी आदर्श गैस के
रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित विकल्प है। विकल्प एक देखो बेटा, Q का मान 0, डेल्टा T का मान 0 और W का मान 0। बी विकल्प होगा हमारे पास Q का मान 0, डेल्टा T 0 से छोटा, इसका मतलब होता है माइनस में यानी कट रहा है, कम हो रहा है, और ग्रेटर देन 0। सी विकल्प में है Q का मान ये, डेल्टा T का मान ये और W का मान 0। डी विकल्प में होगा बेटा ये और ये। देखो मुझे पता है कि नीट 2022 में आया है और मैं आप लोगों को देखो क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं क्या है। एक तो यहां पर लिखा है रुद्धोष्म परिस्थिति और एक लिखा हुआ है मुक्त प्रसार। क्या लिखा है बेटा? रुद्धोष्म परिस्थिति यानी Q का मान, या मैंने आपको बताया था कि DQ लिखो या Q लिखो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। पता है क्यों? अवस्था फलन में DV लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो चाहे उसको आप Q लिखो या DQ लिखो, उसका मान 0 है। ये बात तो हो गई क्लियर। फिर मुक्त प्रसार में, अभी थोड़ी देर पहले मुक्त प्रसार में W, इसका मान भी 0 आ गया। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है बेटा? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है, ऊष्मागतिकी प्रथम नियम कि dQ बराबर होता है du माइनस W। अब क्योंकि क्या हो गया बेटा, इसका मान भी 0 के बराबर, इसका मान भी 0 के बराबर, तो du का बराबर का मान भी कितना आ गया? 0। और हम लोग ये जानते हैं बेटा कि du किसके बराबर है? NCV dt के बराबर। तो बेटा यहां पर NCV dt रखोगे बराबर 0, तो यहां पर dt का मान भी क्या आएगा? 0 आएगा, है ना भाई? NCV उधर चला जाएगा, dt का मान कितना आ गया? 0। तो तापमान भी क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया। और जब तापमान कांस्टेंट होता है तो गैस का कौन सा नियम चलता है? बॉयल का नियम। तो यहां पर P1 V1 बराबर P2 V2 V ये भी होता है। अब मैं आपको, मैंने इतना ज्यादा डिटेल में क्यों बताया कि भाई बॉयल का नियम, P1 V2 सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपके पास जो आया है ये बेसिकली सिंगल करेक्ट आंसर आया है और इसमें ज्यादा पूछा नहीं है, सिर्फ इतना दे दिया Q का मान 0 और W का मान 0 और विकल्पों में इतना कंफ्यूजन नहीं दिया। मतलब अगर आप डेल्टा T बराबर 0 प्रूफ नहीं भी करते हो तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि चारों विकल्पों में हमें वो विकल्प चुनना है जहां पर Q का मान 0 हो और W का मान 0 हो। और वो विकल्प सिर्फ अकेला यही है, विकल्प ए, जहां पर Q का मान 0 और W का मान 0 है। तो आप इसी को टिक करोगे। डेल्टा T, जब IIT एडवांस, जेईई मेंस में नहीं बोल रहा हूं, IIT एडवांस की बात कर रहा हूं। IIT एडवांस में मल्टीपल सेलेक्टिव पर्सन था। मल्टीपल सेलेक्टिव का मतलब जहां पर एक से ज्यादा आंसर होते हैं। और भाई प्लस एक मिनट दो भाई, तबीयत ठीक नहीं लग रही। टिश्यू पेपर कहां गया? खैर चलो कोई नहीं। तो भाई अब वहां पर क्या, जो विकल्प बनाए हुए थे वो अलग टाइप के बनाए हुए थे। तो यहां पर कंफ्यूजन कितना हो गया जरा देखो। कंफ्यूजन क्या, मतलब क्लियर क्या हो गया कि भाई ये मान 0, ये मान 0, ये 0। अब हम जानते हैं कि du बराबर NCV dt होता है, तो dt का मान भी 0 आ गया। सारी चीज प्रूफ कर दी मैंने, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया कि जहां पर तापमान कांस्टेंट होता है वो प्रक्रम समतापी भी होता है। रुद्धोष्म लिखा जरूर है लेकिन ये प्रक्रम समतापी भी है।
अब समतापी प्रक्रम है तो बेटा P1 V1 P2 V2, यानी यहां पर बायल का नियम भी लग सकता है। तो उस टाइम पर यह क्वेश्चन आया था IIT एडवांस में, और तुम्हें थोड़ा सा चेंज करके ये दे दिया जेईई मेंस में, विकल्प आसान बना दिए। मतलब अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपने 2 शब्दों को ध्यान में रख लिया तो भी आप आंसर कर जाओगे। तो भाई फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के भीतर किस किस को ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया, यस और नो। किस किस को ये वाला क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? डन, चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। विभिन्न प्रकार की गैसों के लिए सीपी तथा सीवी के मान की बात कर लें हम, ठीक है। और एक और आता है बेटा, जैसे बॉयल का नियम होता है वैसे पाइसन के नियम भी होते हैं कुछ, ठीक है, और वे रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ही होते हैं। उनको मैं समझाऊंगा, थोड़े से अलग हैं वो, ठीक है, समझाऊंगा मैं उनको। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, और जो आपके लिए आपको वो इंपॉर्टेंट करनी है याद, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसों के लिए, विभिन्न प्रकार की, मैंने पहले पढ़ाया था कभी, अच्छा, विभिन्न प्रकार की गैसों के लिए सीपी सीवी तथा गामा के मान, सीपी सीवी तथा गामा के मान। अब देखो बेटा, सीपी सीवी तथा गामा के मान, अगर हमारे पास गैस मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक गैस है, और मोनो एटॉमिक गैस के भीतर भी ना जितनी भी आदर्श गैस होती है बेटा, आपने पढ़ा होगा आदर्श गैस के कणों के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण नहीं लगता। तो यानी जो आदर्श गैस रही होगी उनके परमाणुओं ने कभी दूसरे परमाणु के साथ तो बॉन्ड बनाया नहीं होगा, है ना। तो जो भी कभी आदर्श गैस की बात करेंगे तो उसको हमेशा मोनो एटॉमिक समझना है। और बाकी जो रियल गैस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, ये सारी गैसेस होती हैं, ये गैसेस बेटा आदर्श गैस होती नहीं है, पर आदर्श गैस के भांति व्यवहार जरूर कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि व्यवहार नहीं करेंगे, व्यवहार कर सकती हैं, लेकिन वो होती नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना, जितनी भी मोनो एटॉमिक गैस होंगी उनके लिए सीवी का मान आपको 3/2R याद रखना है, ठीक है। सीवी बराबर 3/2 मान आपको याद रखना है। और मोनो एटॉमिक गैस जो होंगी बेटा, वो मैं आपको बताता हूं, स्थानांतरण 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 गति करती हैं, ठीक है, घूर्णन नहीं करती, कंपन नहीं करती, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस। ये आपको ध्यान रखना है कि सीवी का मान तो हमने याद कर ही लिया, साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि स्थानांतरण गति करती है, घूर्णन तथा कंपन गति नहीं करती। और जब हमें सीवी का मान निकल जाएगा तो हम बेटा यहां से सीपी का मान भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं चूंकि सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है, तो सीपी का मतलब हो गया सीवी प्लस के आर। अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी का मान आपने क्या रख लिया याद, 3/2R और प्लस के आर, तो बराबर क्या हो गया बेटा, एलसीएम ले लो 5R/2, ठीक है। तो ये हमारे पास सीपी का मान हो गया। तो सीपी का मान भी आपको याद रखना है कि मोनो एटॉमिक गैस के अंदर सीपी का क्या मान होता है। और बेटा एक होता है पाइसन नियतांक गामा, गामा होता है बेटा सीपी/सीवी।
तो सीपी का मान हो गया 5/2R और यहां पर हो गया 3/2R। तो भाइयों आप R से R काट दो, 2 से 2 काट दो, तो मान आएगा हमारे पास 5/3, या इसको आप लिख सकते हो 1.66, 1.66 या 67 जो भी है। तो ये मोनोएटॉमिक गैस की खास बात थी। फटाफट इसको नोट करिए और छापिए बेटा, चाहे तो यहां काम आएगा, नहीं तो बेटा फिजिक्स में काम आएगा। हो गया भाई मोनोएटॉमिक गैस। और ध्यान रखना है सभी आदर्श गैस मोनोएटॉमिक होती है, सभी आदर्श गैस मोनोएटॉमिक होती हैं। ठीक है, अब देखो बेटा आगे कहानी। मैं अपसेट नहीं हूं बेटा, मैं अपसेट बिल्कुल नहीं हूं, कसम से अपसेट नहीं हूं, अपसेट नहीं हूं बेटा। दिमाग में कुछ चल रहा होता है, कभी कभी होता है ना कि आज जो है मुझे कंटेंट वाइज पढ़ाना है, मतलब आज मैं जो है हंसी मजाक करके नहीं, मैं सोच रहा हूं कि आज कुछ टॉपिक तक मुझे पहुंचना है और उस टॉपिक को पहुंचने के बाद फिर मैं आप लोगों को और अलग अलग माहौल के तरीके से जो है मतलब नरिश करना चाहता हूं। ठीक है, तो जरा देखो यहां पर अपसेट अपसेट मेरा नाम मतलब मैं होता ही नहीं भाई। इधर देखो, अब इधर देखो, अब हमारे पास आएगी डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस। उदाहरण के लिए कौन कौन सी बेटा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, इस तरीके से HCl हो गई आदि, ये सारी जो है डाई एटॉमिक गैस की कैटेगरी में ही आती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। अब देखो बेटा यहां पर आप लोगों को CV का मान याद करना है 5/2R, ठीक है, 5/2R, 5/2R आपको याद ही करना है ये। और ये ध्यान रखना है कि जो भी डायटोमिक गैस होंगी उसमें स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है, घूर्णन और बेटा कंपन, तीनों प्रकार की गति होती है। ठीक है, तीनों प्रकार की गति होती है। अब यहां पर जब आपके पास CV का मान 5/2R है और हमें CP का मान निकालना हो तो हम लोग जानते हैं CP माइनस CV बराबर होता है R। तो CP बराबर किसको हो जाएगा, CV प्लस R। CV का मान कितना है बेटा 5/2R और प्लस R, इसको हल करोगे तो 7/2R आ जाएगा। और यहां से अगर हमें गामा का मान निकालना हो बेटा तो गामा बराबर होगा CP/CV, तो हम कहेंगे 7/2R और बेटा 5/2R, R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आया हमारे पास 7/5 यानी 1 पॉइंट। अब हमारे पास 1.4 क्या आ गया भाई, 1.4 आ गया। फटाफट बताइए भाई क्या आप लोगों ने छाप लिया दोस्तों, यस और नो? क्या आप लोगों ने छाप लिया दोस्तों, यस और नो? फटाफट करिए। बहुत बढ़िया। डन। अब आएगा बेटा ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है,
ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए ट्राई एटॉमिक गैस दो प्रकार की होंगी बेटा, ठीक है। ट्राई एटॉमिक गैस ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैस जो हमारे पास लीनियर होती है, लीनियर को हिंदी में कहते हैं रेखीय, जिनका स्ट्रक्चर रेखीय होता है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या भाई ये हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर ये होता है ट्राई एटॉमिक गैस रेखीय। इसके लिए आप लोगों को सीवी का मान वही रखना पड़ेगा 5/2R। सीपी का मान क्या होगा आपको ये बताना है, गामा का मान क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। और गति की बात करूं बेटा यहां पर, तो यहां पर स्थानांतरण गति होगी, यहां पर घूर्णन भी होगी, यहां पर कंपन भी होगा, ठीक है। बस आपको आंसर बताना है क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स मैंने ऑन कर दिए, आंसर बताइए भाई क्या होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बहुत बढ़िया। इसका मान होगा बेटा 7/2R, इसका मान आएगा 1.4, बिल्कुल ठीक। अब यहां पर एक और गैस है ट्राई एटॉमिक इधर वाले पार्ट में, ठीक है। ट्राई एटॉमिक गैस होगी लेकिन नॉन लीनियर, अरेखीय। उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बेटा जी इस तरह से होता है, एंगुलर या बैंड शेप, या ओजोन, ओजोन का स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा बैंड शेप होता है भाई। तो ध्यान रखना है बेटा, यहां पर आप लोग क्या करोगे भाई, यहां पर आप लोग याद रखोगे सीवी का मान होता है 3R, सीपी का मान क्या होगा ये बताना है, और गामा का मान क्या होगा ये बताना है। अगर मैं बात करूं गति की, तो यहां पर स्थानांतरण गति होगी भाई, घूर्णन भी होगी, और बेटा कंपन भी होंगे, ठीक है, कंपन भी होंगे गति की बात करेगा तो भाइयों यहां पर आप लोग जानते हो इसका मान आया होगा 4R, और इसका आ रहा होगा बेटा 4/3 यानी 1.33, ठीक है, 1.33। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अगर ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा नोटेड, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं बेटा। जिसने बैच अभी लिया है बेटा, पहली बात तो यह है कि जो बच्चा अभी एकदम ज्वाइन कर रहा है आजकल में, तो उसको तो मैं यही कहूंगा कि भाई या तो वो वेट करे किसी दूसरे बैच के आने का, या फिर वो ऐसा फर्म हो जाए कि उसको पहले से पढ़ना है, पहले की जो लेक्चर है वहीं से अपनी स्पीड से कवर करे, लाइव के चक्कर में ना आए कि मेरी भी क्लास लेगा फिर तू बैकलॉग भी देखेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अपनी स्पीड से कवर कर, स्टार्टिंग से कवर कर, पढ़ाऊंगा तो मैं ही, देख वहां भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भी और लाइव में भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने बेटा नया नया एडमिशन लिया है वो पुराने पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और रही बात ऐसी कि अब अपकमिंग बैच में मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा वो डिपेंड करेगा बेटा समय पे, ठीक है। अभी तक मेरे पास कोई ऐसा नोटिस भी नहीं है और मेरी वैसे इच्छा भी नहीं थी कि मैं दोबारा से फिर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊं अगले बैच में भी। तो इस वजह से जो भी है, अगर तू पढ़ना चाहता है तो स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कर दे बिना किसी टेंशन के। अब देख बेटा आगे यहां पर
अब यहां पर क्या है कि ये तो हमें समझ में आ गया, इतनी बकवास हमने कर ली, समझ में आ गया। अब कहानी क्या आती है बेटा, एक और टॉपिक है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के लिए या थर्मोडायनेमिक्स के लिए, वो है कैलोरीमीट्री, कैलोरीमीटर। उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा जी, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर बेटा जी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैलोरीमीटरी या कैलोरीमीटर दो प्रकार के होते हैं, स्थिर दाब पर कैलोरीमीटर, स्थिर दाब पर कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, और एक होता है स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर कैलोरीमीटर। मतलब ये डिवाइस है, डिवाइस का मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, उपकरण है हमारे लैब के अंदर, जहां पर हम विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, फिर ये चेक करते हैं कि उनमें कितनी एंथैल्पी निकलती है, कितना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आता है, और क्या क्या संबंध होता है, ठीक है। तो देखो बेटा जी, यहां पर मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, जो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं एक एक चीज, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। दो प्रकार के होते हैं, स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा यहां पर क्लियरली, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला या तो आ सकता है कि करत कार्य कितना होगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, या डेल्टा एच और डेल्टा यू में संबंध पूछा जा सकता है, या एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बीच का अंतर पूछा जा सकता है, या एंथैल्पी का मान देकर वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान पूछ सकता है, या आंतरिक ऊर्जा का मान देकर वो डेल्टा एच का मान पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या बेटा, हम लोगों को एक रिलेशन याद होगा, अगर आपको याद होगा तो डेल्टा एच या डी एच जो था वो डी यू प्लस पीडीवी मैंने कहीं पर पढ़ाया था, याद है आपको, डी यू प्लस पीडीवी मैंने पढ़ाया था आपको जब एंथैल्पी करवाया था। और हम लोग जानते हैं बेटा गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए, और हम ये कह रहे हैं कि भाई दाब जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो और आयतन जो है, आयतन परिवर्तन हो सकता है और किसी रिएक्शन में मोल परिवर्तित हो सकते हैं। तो जो पीडीवी है वो क्या हो गया, डीएन आरटी, मतलब आरटी कह लो, आरटी बाहर लिखा आपने या डीएन लिख दिया ऐसे। फिर आप या इसको लिख सकते हो कि जो पीडीवी है बेसिकली, या पी डेल्टा वी, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, ये दोनों परिवर्तन हो रहे हैं, तो पी डेल्टा वी बराबर डेल्टा एनजी आरटी होता है। अब आप कहोगे सर जी ये डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा एनजी होता है बेटा किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में, ठीक है, किसी अभिक्रिया में गैसों के मोलों में परिवर्तन। और कंडीशन क्या होती है बेटा, इस कंडीशन में तापमान जो रहेगा क्वेश्चन के अंदर वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हम कहेंगे भाई स्थिर दाब पर कैलोरीमीटर में संबंध, तो हमने यहां पर लिख दिया डीएच बराबर डीयू, सॉरी इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, और पीडीवी के स्थान पर मैंने क्या रख दिया बेटा प्लस के डेल्टा एनजी आरटी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी। अब बात यह आएगी कि भाई इस संबंध पर ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, और हम लोगों से यह भी पता होना चाहिए कि किसी अभिक्रिया में डेल्टा एनजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो किसी अभिक्रिया में डेल्टा एनजी कैलकुलेट करने का तरीका देखो, यहां पर देखना भाई, डेल्टा एनजी जो होगा वो बराबर होगा समेशन गैस के जितने भी मोल होंगे वो भी किस साइड में, प्रोडक्ट, माइनस के समेशन गैस के जितने भी मोल होंगे किसमें बेटा जी, रिएक्टेंट में, उन सबको जोड़ना है, यानी रिएक्टेंट। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करता हूं, एग्जांपल की बात करता हूं, हाइड्रोजन गैस है और प्लस के बेटा क्लोरीन गैस है, और मैंने यहां पर 2 HCl गैसों का निर्माण किया, और मुझे इस अभिक्रिया के लिए क्या करना है बेटा जी, डेल्टा एनजी का मान ज्ञात करना है।
तो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट के अंदर जितने भी मोल होंगे गैस के उनको जोड़ लो। तो प्रोडक्ट की साइड कितने मोल है गैस के, 2, तो मैंने लिख दिया बेटा जी 2 माइनस। अब लेफ्ट हैंड साइड में गैस के जितने भी मोल होंगे वो ले लो, यानी रिएक्टेंट वाली साइड में। तो एक और एक कितना हो गया बेटा 2, तो जब 2 में से 2 जो जाएगा तो बेटा 0। तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एनजी का मान कितना आ गया भाई, डेल्टा एनजी का मान आ गया 0। अब मान लो हमारे पास दूसरी अभिक्रिया है, नाइट्रोजन गैसियस प्लस K3 हाइड्रोजन गैसियस गिव्स 2 अमोनिया गैसेस। ये सारी अभिक्रिया आपने पढ़ी हुई है और मुझे इस अभिक्रिया के लिए क्या निकालना है, डेल्टा एनजी निकालना है। तो बेटा डेल्टा एनजी इस अभिक्रिया के लिए क्या होगा बेटा, कि भाई जो भी प्रोडक्ट की साइड में गैस के मोल है वो कितने हो गए 2, रिएक्टेंट वाली साइड में गैस के कितने मोल है टोटल, 1 यहां पर और 3 यहां पर, 4। तो आंसर कितना आ गया बेटा -2। तो यहां पर डेल्टा एनजी आ गया -2। ठीक है। अगर मान लो आपके पास ये अभिक्रिया है PCl5, ये भी गैसियस है, PCl3 ये भी गैसियस है, और क्लोरीन गैस ये भी गैसियस है। तो डेल्टा एनजी का मान हो जाएगा, राइट हैंड साइड में गैस के कितने मोल है 2, लेफ्ट हैंड साइड में कितना बेटा 1, तो हमारे पास कितना आ गया 1। तो अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को अभिक्रिया देखकर डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना आ गया दोस्तों, और क्या आप लोगों को डेल्टा एच और डेल्टा यू और डेल्टा एनजीआरटी वाला संबंध समझ में आ गया। जैसे ये पीडीवी था, ये पीडीवी किसके बराबर था बेटा, वर्क डन के बराबर था। तो ध्यान रखना कि अब हमारे पास ये डेल्टा एनजीआरटी क्या हो जाएगा, कार्य के बराबर हो जाएगा। यानी कार्य के 2 सूत्र होते हैं, ध्यान रखना, कार्य के 2 सूत्र होते हैं, माइनस के पीडीवी भी होता है और बेटा माइनस के डेल्टा एनजीआरडीटी भी होता है, सॉरी आरटी भी होता है। ठीक है। ये सब फॉर्मूले जो है बेटा जी आपके वर्क डन के ही है, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट ही आया है, इसके समतुल्य ही आया है। फटाफट बताइए भाई, छापिए, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा ढेर सारे। स्थिर दाब पर कैलोरीमीटर, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, आपको राइट हैंड साइड में गैस के मोल चुनने हैं, गैस वाले प्रोडक्ट जितने भी होंगे उनके मोलों को गणना करनी है, फिर प्रोडक्ट वालों में से माइनस कर देना रिएक्टेंट वालों को, खत्म कर दो कहानी यार। इतना तो आसान है, इतना तो आसान है, फिर भी कह रहे हो। मुक्का ना मार दूं तेरा मैं भी। अब देख बेटा, यहां पर देख बेटा, अभी वीडियो, अभी देखो, अभी सुनो मेरी बात। अभी मैं इसके ऊपर 5 क्वेश्चन करा दूं, 5। अभी मैं इस टॉपिक के ऊपर 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, अपने आप आ जाएगा सब कुछ कैलकुलेट करना आ जाएगा। देखो भाई, एक क्वेश्चन दे रखा है यहां पर, अभी तक कितने क्वेश्चन करवाए थे मैंने, 2, तीसरा क्वेश्चन है आज का। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि अभिक्रिया ए सॉलिड है, ध्यान रखना, ए सॉलिड है प्लस 3B गैस है, फिर 4C सॉलिड है और D के लिक्विड है। ठीक है भाई, के लिए डेल्टा H एवं डेल्टा U से संबंधित है। विकल्प देखो बेटा जी, एक क्या दे रखा है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U, विकल्प बी डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस के 3RT, और सी विकल्प दे रखा है बेटा डेल्टा H बराबर डेल्टा U है प्लस के RT, और विकल्प डी दे रखा है बेटा डेल्टा H बराबर डेल्टा U माइनस के 3RT। ठीक,
अब देखो बेटा संबंध क्या था हमारे पास, संबंध हमारे पास था डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस के डेल्टा एनजीआरटी, राइट। ये संबंध था। हम इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एनजी निकालेंगे, आरटी तो सेम है ही। तो बेटा इस अभिक्रिया के लिए अगर मैं डेल्टा एनजी निकालता हूं, डेल्टा एनजी निकालता हूं, तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट की साइड में जितने भी गैस के मोल होंगे वो लिखने हमें योग करके। तो इधर ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, यानी गैस का तो एक भी नहीं रहा। जब गैस का एक भी मोल नहीं तो हमने जीरो कर दिया, फिर हमने माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट वाली साइड में देखेंगे गैस के कितने मोल हैं। ये सॉलिड है यानी ये गैस है, और गैस के कितने मोल आ गए 3, तो हमने यहां पर क्या रख दिया बेटा 3 रख दिया। अब माइनस, ये आंसर क्या आ गया डेल्टा एनजी का मान, डेल्टा एनजी आ गया माइनस के 3। अब ये माइनस के 3 आप यहां रख दो, तो डेल्टा एच बराबर आ गया डेल्टा यू माइनस के 3 RT। ये इसका आंसर आ गया बेटा। ये कहां दे रखा है हमें, विकल्प डी में। तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में किस किस को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, और प्लीज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत बेहतरीन। ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। इन्होंने कहा स्थिर ताप पर, ताप स्थिर है, मैंने बोला भी था, स्थिर ताप पर एवं दाब पर, एवं दाब पर यानी दाब भी स्थिर है, पर होने वाली अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया, और उस अभिक्रिया को भी देख लो बेटा एक बार। नाइट्रोजन गैसियस प्लस के 3 हाइड्रोजन, और बेटा यहां पर दिया हुआ है 2 अमोनिया, और इसके भी हमारे पास गैसियस है। कहा गया है पर विचार करें यदि डेल्टा एच एवं डेल्टा यू अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी तथा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है, तो निम्न में से कौन सा व्यंजक सही है। तो निम्न में से कौन सा व्यंजक सही है। ठीक है, विकल्प 1 डेल्टा एच बराबर 0, विकल्प बी डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, विकल्प सी डेल्टा एच छोटा है और डेल्टा यू बड़ा है, और विकल्प डी डेल्टा एच बड़ा है और डेल्टा यू छोटा है। आप लोगों को जब छोटे बड़े की बात आए, है ना, छोटे बड़े की बात आए, तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो दोस्तों डेल्टा एच माइनस के डेल्टा यू बराबर डेल्टा एनजीआरटी हो जाएगा, है ना। अगर ये मान इधर आ जाए तो माइनस का हो गया। अब इस अभिक्रिया के लिए हम डेल्टा एनजी निकालते हैं।
आप लोग देखोगे बेटा इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन जी का मान क्या हो गया, राइट हैंड साइड में गैस के 2 मोल और लेफ्ट हैंड साइड में गैस के 4 मोल है, तो यानी माइनस के 2 आया, आपने यहां पर रखा। डेल्टा एच बराबर माइनस के डेल्टा यू बराबर माइनस के 2RT आ गया मान लो। अब कोई मान ऋणात्मक कब आ सकता है भाई, यहां पर डेल्टा एच और डेल्टा यू में कंपेयर करा जाए तो हम तो यही कहेंगे भाई कि इनका अंतर ऋणात्मक है, इसका मतलब ऋणात्मक वाला मान बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि डेल्टा यू का मान जो है, जो परिमाण होगा डेल्टा यू का मान, वो ज्यादा बड़ा होगा डेल्टा एच से। अब डेल्टा यू और डेल्टा एच कहां पर दे रखा है बड़ा बेटा, डेल्टा यू डेल्टा एच से विकल्प सी में दे रखा है बड़ा, और कहीं तो दिया नहीं, तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो आप इसको टिक कर दोगे बेटा और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, सी वाले विकल्प में टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के भीतर, क्या आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, यस और नो? क्या आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, हाँ या ना? बहुत बेहतरीन। तो बेटा अब आपको ध्यान से मैं बता देता हूं कि हम लोग जो है कल की क्लास में कैलोरीमीटर के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। कल का मतलब मैक्सिमम लेक्चर कैलोरीमीटर से संबंधित जाएगा, और उसके बाद कैलोरीमीटर कवर करने के बाद तुम्हारा भाई तुम्हें द्वितीय नियम, उष्मागति के द्वितीय नियम तक लेकर जाएगा, यानी सेकंड लॉ एंट्रोपी की बात करेंगे, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भाई भारत क्योंकि जीत चुका है तो सभी लोगों को जो है भारत की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, ठीक है। तो भारत माता की जय। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा पोल नहीं दिए थे का, लो भैया पोल का भी ले लो, पोल में लिख लो तुम अपना आंसर, डालो डालो डालो। तो मेन ये होता है कि जब भी हम पूरी क्लास पढ़े, ठीक है, उस क्लास में जो जो क्वेश्चन छपे वो सारे क्वेश्चन हमें आने चाहिए, और फिर डीपीपी पे प्रैक्टिस करें। एक बच्चे का मेरे पास आया था कि सर मैं ना कोई क्लास के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं 100%, डीपीपी के सर 90% क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन 10% कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें मैं फंस जाता हूं अभी भी मॉड्यूल के। तो बेटा उसके लिए बस एक ही तरीका है कि फंसोगे तो कहीं ना कहीं जरूर ही फंसोगे, और उसका तरीका यह है कि जब आप फंसो तो उनको देख लो इधर उधर से, ठीक है, देख के करो, प्रैक्टिस करो, और जब जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम 10 से 5% में आ जाएगी, 5 से 2% में आ जाएगी, ठीक है। तो बाय बाय भाई, टेक केयर। आंसर इसका सी था वैसे, 86.4%। प्रणव, फहद, लव कुमार, राहुल, पीयूष, दिव्यांशु, विनय, सुंबुल और भाई पुष्पा और आरएस, बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। खत्म कर दे क्लास।